चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं बिना देर किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कोयल ऑफ 100 टन्स, 100 टन की कोयल है कोई, और नंबर ऑफ टन्स 100 दे रखे हैं, रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है सेंटर के ऊपर। तो हमें बोला करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल हमने बहुत बार क्लास में पढ़ा है, ये होता है NI/2R, है ना। बी का वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे 3.14 इंटू 10⁻³ इक्वल टू न्यू जीरो का वैल्यू मैं रख देता हूँ 4 इंटू 10⁻⁷ जो मुझे गिवन है। और वैसे गिवन से भी मुझे दिक्कत नहीं है, हमेशा ऐसे ही आराम से आ जाता है, ये सभी को नोन होता है 100। और करंट हमें पूछा है, और 2 इंटू आर, आर जो है हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻²। तो जब हम इसे सोल्व करते हैं तो देखो आई निकालने के लिए पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये है ना, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आ गया, 5 से कैंसिल हुआ 20 आ गया। तो यहाँ से आई मेरा आ गया 10⁻⁻5, ये देखिए उधर जाएगा तो 10⁻⁻5 आएगा, ये ऊपर जाके उधर 10⁻7 हो जाएगा, और नीचे जो है 20 इंटू 2 40, तो हमारा ये आ गया 100/40 मतलब 2.5 एम्पियर। देखिए बहुत आसानी से आ गया, ठीक है। उसके बाद में मुझे बोला मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालो, तो एम जो है हमें पता है, मैग्नीट्यूड पूछा तो आई आ जाएगा, है ना। आई कितना है, आई हमारा दे रखा है 2.5, एरिया कितना आएगा पाई r², रेडियस अगेन कितना है 5 मतलब 25 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपका पाई 3.14 और 6 लगभग ये आ गया आपका 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया फर्स्ट वाला करेक्ट, ठीक है। बहुत आसान है, पाई का वैल्यू 3.1 रखा, 25 इंटू 25 ये आ गया 625 होता है, तो 62.5 इंटू 3 पॉइंट समथिंग, तो आपका उस हिसाब से हमने डिवाइड करके आराम से निकाल लिए, 2 के अराउंड बन गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, फोन बज गया था बीच में, हाँ। सेकंड हम करते हैं मैच द लिस्ट, ये देखिए बहुत आसान है, इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू क्या होता है, एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो ये आ गया फोर्थ, ठीक है। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ये क्या बताते हैं, वेव नेचर, ये आ गया थर्ड, ठीक है। ये आ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ, और कॉम्पटन इफेक्ट ये आता है पार्टिकल नेचर, ये हमने पढ़ रखा है सेकंड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 और सी का 1, ए का 4 बी का 3 सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन ए करेक्ट। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द करंट इन द सर्किट शोन बिलो, इसके अंदर करंट है, ऑल डायोड्स आइडियल बोले गए हैं, हमें करंट पूछा है इसके अंदर। तो देखो ये जो है ये तो है 5 ओम का, ये मैं लिख देता हूं क्योंकि ओवरराइट सा हो रहा है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। तो हमें बोला है कि इसके अंदर निकालना है, तो हमने डायोड जब पढ़े थे सेमीकंडक्टर के अंदर, तो रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस का केस होता है। जब रिवर्स बाइस होता है तो डायोड क्या करता है, कंप्लीट रजिस्टर की तरह बिहेव करता है, अदरवाइज वो जब फॉरवर्ड बाइस में होता है तो जीरो रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। तो हमारे यहाँ पर हमें देखना होगा, देखिए ये रिवर्स बाइस में है, ये आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये सर्किट खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ये भी जीरो पे है, तो ये भी आपका रिवर्स बाइस में खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, एक तो 4 ओम बचा, एक 2 ओम बचा, दोनों पैरेलल में आ गए, तो सर्किट हमारा इस तरह का बन जाएगा, 4 ओम 2 ओम और जो है बैटरी आपकी 10 वोल्ट की, ये आपका सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया, दोनों पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2, ऐसे कर देंगे, दैट इज 1/R इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, हम यहाँ से देख रहे हैं आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो करंट हमारा आ जाएगा, करंट हमें पूछा I इक्वल टू V/R होता है, तो 10/4 अब 1/3, तो ये आ गया आपका 15/2 एम्पियर। तो ऑप्शन आ गया 15/2 एम्पियर। अगेन इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगला है, द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी इफ द लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड टू रीच द अर्थ। तो देखो हमें बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट को जो है हमें 1 लेना है, ठीक है। अब द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन द न्यू सिस्टम, तो डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी 1 लेना है,
टाइम को हमें इसको सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं, 6 × 60 + 40 मतलब 400। तो आंसर आ गया आपका 400। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग प्लॉट शो द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व थ्रोन वर्टिकली। तो देखो यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है, बॉल को आपने यहाँ से उछाला, इनिशियली उसकी वेलोसिटी u थी, ये बॉल यहाँ पर गई, उसके बाद में वापस जब रिटर्न हुई तो यहाँ पर आ गई जब उसकी वेलोसिटी u थी, जब हाथ में वापस आ गई। तो यहाँ हमें पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो लेते हैं v = u - gt, है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है। यहाँ पर t = 0 पे स्टार्ट होता है और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t = T होता है। ये क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इनमें मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक, तो इसके अंदर हम देखते हैं जब स्ट्रेट लाइन कर्व ड्रॉ करते हैं हम तो क्या होगा, पहले वेलोसिटी ऊपर गई तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव थी, लास्ट में नीचे आते टाइम वेलोसिटी नेगेटिव थी, यहाँ से नीचे की तरफ, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके हिसाब से देखोगे तो इनिशियली जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u आ गई, उसके बाद में जब आपने क्या करा, स्ट्रेट लाइन कर्व है तो v0 रखोगे तो ये आ जाएगा टाइम u/g, ठीक। और उसके बाद में फाइनली जब बॉल यहाँ पर आई तो अगेन उसकी वेलोसिटी हो गई u, तो दैट इज -u, जब यहाँ पर पहुंची। तो ये कर्व आपका सही है, स्ट्रेट लाइन कर्व है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन इट इज ए इजी क्वेश्चन। इन वर्नियर कैलिपर 20 VHD = 16 MHD ये दिया हुआ है हमें, और ईच डिवीजन देखो MHD का जो लेंथ है वो दे रखा है 1 mm। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, देखो वर्नियर कैलिपर एक बहुत आसान सी चीज है, हम अपनी क्लासों में भी कराते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में हम बच्चों को दिखाते भी हैं उसको। राइट नाउ हम पेपर सोल्व कर रहे हैं इसलिए हम उतना उस चीज में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 20 VHD = 16 MHD वर्नियर कैलिपर के अनुसार, है ना। ये एक्सपेरिमेंट है, पढ़ाया भी जाता है। तो 1 VHD किसके इक्वल हो जाएगा, 16/this, तो 0.8 MHD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बोला है द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1 VHD, ठीक है। आपका इसमें से माइनस ये आ गया आपका 0.8, तो टोटल आ गया 0.2 mm के बराबर, क्योंकि ये लिस्ट काउंट इसमें लेंथ 1 mm दे रखा है, तो 1 में से 1.8 माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब आ गया 0.2 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसलिए गलती नहीं करनी है। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10, तो 10⁻⁻1 मतलब ये 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, है ना। यहाँ पर गलती क्या हो सकती है, 0.2 mm है, लोग इसको लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। हमें कैलकुलेशंस का बहुत ध्यान रखना है, किसी भी पेपर में कैलकुलेशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगला क्या है, एन ऐसी सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, कैपेसिटेंस दे रखा है C, रेजिस्टेंस दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है। हमें बोला है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा है L, ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है, F = 1/2π√LC, तो 1/2 पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14 √L, L कितना है हमारे पास में 1 × 10⁻³ है ना। हमें इनको ऐसा यूनिट्स में रखना है। C है 0.1 × 10⁻⁻6, तो ये टोटल 10⁻10 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका 10⁵/6.28। तो हमें क्या बोला, हमें बोला किलो हर्ट्ज में, मतलब ये 100 × 10⁻³ अब 6.28 को आप अगर देखोगे तो 15×6 = 90, मतलब 15.8 15.9 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं बिना कैलकुलेशन के, ये तो किलो में कन्वर्ट हो गया, और ये 15.9 के, क्योंकि 16×6 = 96 होता है, तो 96 उस हिसाब से पॉइंट है, तो थोड़ा सा आगे जाएगा, तो इसलिए 15.9 इसका आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन हम आराम से देख सकते हैं 15×6 = 90 के हिसाब से। अगेन ये क्वेश्चन देखिए कई बार आ चुका है ना, कई बार आ चुका है, हम क्लास में भी कई बार करा चुके हैं। इसमें क्या बोला गया है कि एक सॉलिड वायर है, उसके अंदर उसकी रेडियस a है, तो इसके अंदर से करंट I फ्लो हो रहा है, मतलब करंट इसके एरिया के थ्रू जा रहा है। तो हमें बोला है कि इसका ग्राफ बनाना है जब करंट इसके इनसाइड हो और आउटसाइड बिहेव कैसे करेगा। तो ये हमने कई बार देखा है, इनसाइड क्या हुआ है, ये हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, B इनसाइड और B आउटसाइड, ये जो है 1/r के प्रोपोर्शनल होता है।
बी इनसाइड का फॉर्मूला होता है न्यू जीरो आई आर अपॉन एन आई आर अपॉन 2r², इस तरह से होता है जो हम एम्पियर्स लॉ से डिराइव करते हैं। और ये बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो रहता है इसमें। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये ऑप्शन है। ये कई बार क्लासों में हम करा चुके हैं और क्लासेस के क्वेश्चन इसमें आप देख रहे हो रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A uniform metallic wire having resistance 4 ohm is bent into the form of square loop। मतलब ये 1 ohm है, ये भी 1 ohm है, ये भी 1 ohm है, ये भी 1 ohm है। हमें बोला है 2 ohm इसमें कनेक्टेड है, करंट पूछा है। तो देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। इसका मतलब यहां से और एक ही यहाँ पे कनेक्टेड है। तो आपके क्या हो गए जी, ये आप इसको ऐसे डिवाइड करके देख लो चाहे ऐसे करके देख लो, ये आपका रजिस्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में इस वाले के अंदर करंट फ्लो नहीं होता, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो यहां पर आप अगेन देखते हैं ये दोनों किसमें है, सीरीज में, और ये दोनों है सीरीज में, टोटल मिला के पैरेलल में है। तो इस सर्किट का R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ये 1 हो जाएगा, और बैटरी आपकी लगी हुई है 2 वोल्ट की। तो हमें करंट पूछा है, करंट आ जाएगा V/R दैट इज 2/R, तो 2 एम्पियर। आंसर आ गया आपका 2 एम्पियर। अगेन इट इज ए इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाँ, ए अननोन न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी, हमें न्यूक्लियर डेंसिटी रो दे रखा है, ठीक है। मास इसका, न्यूक्लियस का मास जो है m दे रखा है, ये न्यूक्लियस का मास, इट्स मास नंबर a दे रखा है। तो हमें बोला है क्या निकालना हमें, a इज अप्रोक्सीमेटली, अच्छा a का वैल्यू पूछा है मास नंबर का। तो चलिए देखो, अगर हम मान लो अभी इस डाटा से करने लगे तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हमने इसके लिए पढ़ा हुआ है, देखो इस डाटा को आप वेस्ट मान के चलो, इसका यूज मत करो। हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस अगर है तो न्यूक्लियस में एक एटॉमिक मास यूनिट होती है U, जिसमें क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वैल्यू जो है वेट का लगभग होता है 1.66 इंटू या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। तो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस अगर m है तो कितना हो जाएगा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने होते हैं मास नंबर के बराबर। तो एक न्यूक्लियन का मास अगर U है और टोटल मास नंबर A है तो m जो है UA के बराबर आ जाएगा। हमें इसमें काफी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये देखो, ये रख रहे हैं हम, ये जो है आपका आ गया 27 और A। तो देखो A का वैल्यू आ गया 19.926/1.66। तो अराउंड अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 मान लो, है ना। 2 मानोगे तो 2 नहीं 18 9 से ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ये 12 आ गया। बहुत आसानी से हम इसको सोल्व कर पाए। अगर हम इस डाटा के फेर में पड़ जाते हैं रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और वो, तो आप इसको सोल्व करने में आपका 2-2.5 घंटा निकल जाता, और फिर भी इसकी कैलकुलेशन इतनी घटिया हो जाती कि आप कर नहीं पाते। तो बेटर हम इस तरीके से करें। ये हम चीजें क्लास में बच्चों को बताते हैं, आप लोग भी इसका फायदा उठाएं। ए रेक्टेंगुलर वायर ऑफ द लूप साइड 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर विद स्मॉल कट। तो देखो एक 8 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। हमें बोला है कि स्मॉल कट यहां लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इज मूविंग आउट ऑफ द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर है, क्रॉस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये दे रखा है, ठीक है। और बी का वैल्यू है 0.3 टेस्ला। डायरेक्टेड नॉर्मल, द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट। यहाँ पर ईएमएफ कितना डेवलप होगा इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर लूप। मतलब वेलोसिटी मान लो इधर आपकी v, और ये आ गई 2 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। हमें देखो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेने हैं सारी चीजें। ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, तो इसको भी जब हम जरूरत पड़ेगी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बोला इस कट के अक्रॉस, तो देखो करंट अगर पूछा जाएगा तो करंट तो 0 होगा क्योंकि सर्किट शॉर्ट हो गया, बट ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा डेवलप होता है। कैसे, जैसे मैं देखूंगा कि यहाँ पर एक बैटरी टाइप बन जाएगा, इसमें ईएमएफ ई, अगर ये ई पे है तो ये 0 पोटेंशियल पे होगा सपोज करें। तो देखो ये जो है ना सेम वायर से कनेक्टेड है, यहाँ भी 0 पोटेंशियल है और यहाँ ई है। अगर ये 0 है तो ये पॉइंट भी 0 पोटेंशियल पे और ये पॉइंट ई पोटेंशियल पे है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कट इज ई, और ई कितना होता है BVL। BVL साइन थीटा होता है, साइन 90 हो गया। बी कितना है
0.3 टेस्ला है, वेलोसिटी रखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻², लेंथ 3 इंटू 10⁻⁻², है ना। अब हमारे पास में जो है ये आ गया 3 दूनी 6, 6 × 18, 1.8 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। तो 1.8 इंटू 10⁻⁻4 ये बन रहा है। अगेन इट वॉज इजी क्वेश्चन। अगर इसमें ऑप्शन दिया होता 0 तो फिर बच्चे इसमें बहुत सारे गलत करके आते हैं, बट एनटीए ने ऑप्शन अच्छे दिए हैं तो जिससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगला है एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर जी, देखो ये तो सब पढ़ी हुई चीजें हैं, है ना, इनमें कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आईजी दे रखा है 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इट इज कन्वर्टेड इनटू द एमीटर, एमीटर में डाला है तो इसका जो करंट है वो आपका बोला गया है 10 एम्पियर हो जाए, मैक्सिमम लेके चलेंगे हम। तो शंट रिक्वायर्ड, तो हमें पता है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इनटू शंट इक्वल टू क्या होगा, करंट थ्रू रजिस्टर इनटू जो है शंट का रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पर, और ये आपका इसका जो शंट का द रिक्वायर्ड शंट इज, तो रिक्वायर्ड शंट जो है ये तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी। एक मिनट ये अच्छे से लिख देते हैं। हमें पता है दोनों क्या होते हैं, ये पैरेलल में होते हैं, इसलिए IG इंटू जी आ जाएगा, और ये यहाँ पर जो है शंट का S आ जाएगा। करंट थ्रू शंट इतना होता है और ये इतना होता है, दोनों पैरेलल में होते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर। गैल्वेनोमीटर यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि उसको हम वोल्टमीटर या एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम क्लासों में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ाते हैं। तो IG आपका आ गया 10⁻⁻3, जी आ गया 100, है ना। हमें I बोला है, I कितना आ जाए 10 आ जाए, 10 - 10⁻³ इंटू S। तो देखो यहाँ अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, इसको आप काट के 0 बना दो, क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसके कंपेरिजन में। S निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका 1/, यहां पर देखो 1/10 बन गया, और 10 जाके 1/100 ओम बन गया। इसका मतलब ये आपका आ गया 0.01, ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट द, इंटेंसिटी के दे रखा हमें। तो अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या होगा, हमें पता है के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाई होता है। तो यहाँ से जो है के का वैल्यू हम रखेंगे 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स लैम्डा फाई, तो फाई आ गया 2π। और करंट का जो है I इक्वल टू क्या होता है, I0 इंटू 4 cos स्क्वायर 5/2, ये हम जानते हैं अच्छे से, है ना। I इक्वल टू I0 4 cos स्क्वायर 5/2, क्योंकि वहां पे 1 + cos π होता है फॉर्मूले से, तो ये हम निकाल लेंगे। तो ये सबसे पहले I आ गई। जब इंटेंसिटी कितनी है, K है, तो K इक्वल टू I0 इंटू 4 cos स्क्वायर 5 दैट इज 1 cos π, है ना, cos π 1 हो जाएगा। उसके बाद में λ/3, तो इसके ऊपर पाथ डिफरेंस आएगा 2π/3, तो 2π/3 आएगा। तो अगेन I डैश जो आएगा वो आएगा तुम्हारा I0 इंटू 4 cos स्क्वायर π/3, cos स्क्वायर π/3 1/4 हो गया, तो दैट इज I0। इसका मतलब I डैश कितना आ गया, I डैश इज k/4। इससे फर्स्ट और सेकंड इसको हम यूज करेंगे तो k/4 आंसर है हमारा ए ऑप्शन, तो k/4 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ मास 5 kg व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज ऑफ 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन इट। तो इसको भी हम आसानी से देख लेते हैं। ये सरफेस में हमने मान लो यहाँ रख दिया, स्मूथ सरफेस है, इसका वेट 5 kg है, ये 8 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और 6 न्यूटन इधर लग रहा है। तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा F, वो देखो सीधी बात है, दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा 8² + 6² दैट इज 10 न्यूटन। हमें क्या बोला है, हमें चाहिए एसिलरेशन, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एसिलरेशन। तो यहाँ से फोर्स 10 रखा, मास को 5 रखा, ए को पता नहीं, तो ए आ गया यहाँ से 2 मीटर/सेकंड², है ना। दूसरा हमें बोला डायरेक्शन भी बताओ 6 न्यूटन के साथ या 8 न्यूटन के साथ। तो हमें जो है देखते हैं इसको, तो ये 8 न्यूटन है, ये आपका 6 न्यूटन है, और ये रिजल्टेंट आपका 10 न्यूटन है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी 6 न्यूटन होगा। अगर ये फाई एंगल लेते हैं इसके साथ 8 न्यूटन के साथ, तो 10 फाई आएगा
6/8, 3/4, तो मतलब 8 न्यूटन के साथ है, विद 8 न्यूटन। 8 न्यूटन के साथ कितना हो गया, 10⁻³ तो 8 न्यूटन के साथ 10⁻³ और ये रहा ये देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और अगर 6 न्यूटन के साथ पूछता तो 4/3 हो जाता। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, अगेन इट वाज इजी क्वेश्चन। देखते हैं 5 कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटेंस ये दे रखे हैं। देखो ये चारों कैपेसिटर सीरीज में है और ये इनके पैरेलल में 5 वाला, सबके वैल्यू इनके 10 10 10 है, 2.5 है। हमें बोला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, है ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए चारों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, ये 10 10 10 के हैं तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 इन चारों का ये आएगा 1/c डैश मान लो। तो यहाँ से c डैश आ गया तुम्हारा 2.5। अब ये जो 2.5 है ये यहाँ बन जाएगा, मतलब ये जो है ये सारे कैंसिल हो गए, ये 2.5 ये भी 2.5, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में क्या होते हैं दोनों ऐड हो जाते हैं, 2.5 प्लस 2.5 तो आंसर आ गया 5 माइक्रोफेराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, देखो इक्विवेलेंट 5 दे रखे हैं 3 में। अब हमें चार्ज भी पूछा है ना, तो चार्ज के लिए जो है Q क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है। तो Q कितना है हमारे पास में पता नहीं, C है 5, E है 50, तो आ गया 250 माइक्रोफेराड, है ना। माइक्रो में दे रखे तो माइक्रो कूलम्ब सॉरी, ठीक है। अब हमें बोला है आपको ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देखो सीधी बात है, ये यहाँ पर जितने भी हैं इनके अंदर इसमें चार्ज जाएगा Q2 और ये जाएगा Q1, और दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, Q/2 और Q/2। क्यों, क्योंकि सिमेट्री, ये भी 2.5 वोल्ट है इक्विवेलेंट में, ये भी 2.5 वोल्ट है, और चार्ज सीरीज में क्या रहता है इक्वल रहता है। तो इन सभी के ऊपर कितना जाएगा, Q/2 का मतलब इसका आधा, मतलब आ गया 125 माइक्रोकूलम्ब। मतलब इन सब पे भी 125 माइक्रोकूलम्ब, इस पे भी 125, मतलब सभी के ऊपर 125 माइक्रोकूलम्ब होगा। तो मतलब आ गया आपका इसमें, हाँ 125 माइक्रोकूलम्ब ऑन ऑल कैपेसिटर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगेन इट वाज इजी क्वेश्चन। देखो ये है मीटर ब्रिज का, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में हमें पता है एक ऐसा पॉइंट होता है, नल पॉइंट मिलता है, उसके आसपास में करंट का डिफ्लेक्शन आता है, तो E एंड G आर इंटरचेंज्ड। अब हमें बोला E और G को इंटरचेंज कर दो, मतलब ये उल्टा, पहले उल्टा दिया था आपको, अब दोबारा से इसको रिप्लेस करके कह रहे हैं कि यहाँ E लगा दो और यहाँ ये G लगा दो। मतलब हमारा जो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है वही इन्होंने दोबारा बनवा दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, वी शैल ऑब्जर्व। अब क्या होगा, ओनली राइट साइड डिफ्लेक्शन, ये बात तो गलत है, क्योंकि हम यहाँ से इधर और इधर कहीं भी डिफ्लेक्शन आ सकता है, कुछ पता नहीं होता नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये बात भी गलत है। देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, नहीं, हमें एक नल पॉइंट मिलता है, लेफ्ट टू राइट डिफ्लेक्शन एट द बैलेंस पॉइंट। देखो अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इट वाज ए इजी क्वेश्चन, बस ये है कि थोड़ा सा अगर किसी को यहाँ कंफ्यूजन हो जाए तो वो क्वेश्चन को गलत कर सकता है, बट अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 17th क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, द पावर ऑफ क्रेन विच लिफ्ट्स 1000 kg 20 मीटर और 10 सेकेंड, और जी दे रखा है हमें। तो देखो इस सिंपल सा फॉर्मूला, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर वर्क डन क्या होगा mg के बराबर इनटू डिस्टेंस कितनी इसने ट्रेवल करी 20 अपॉन टाइम 10, m कितना है 1000 है, g कितना है 9.8 है, और 20 का मल्टीप्लाई अपॉन 10, 10 से 10 कट गया, ये आ गया 19.6, और 1000 किलोवाट में दे रखा है तो ये आ गया किलोवाट, ओ सॉरी ये इसका ऑप्शन आएगा 19.6 किलोवाट। तो हम ये कई बार ये गलती कर देते हैं, तो इसको हमने हटा दिया, 19.6 किलोवाट इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, बहुत आसान, बहुत आसान, थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या हो गया जी, देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन सेकंड यंग्स मॉडुलस हो गया, ठीक है। उसके बाद में बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, तो ये आ गया तुम्हारा फोर्थ वाला, दिस इज बल्क मॉडुलस। उसके बाद आता है तुम्हारा पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो ये होता है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें फर्स्ट, और कंप्रेसिबिलिटी 1 बल्क मॉडुलस दैट इज फोर्थ, सॉरी थर्ड, ये थर्ड आ गई आपकी, ये फोर्थ है ये थर्ड हो गया। तो इसमें हम देख लेते हैं ए का 2 कहाँ आ रहा है, ये देखो
ये यहीं से खत्म हो गए सारे। अगर हम ए का 2 ही निकाल लेते तो ही हमारा आंसर आ जाता, हमें सारे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इन कॉन्केव लेंस ए रे ऑफ लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखो बहुत आसान है, तो ये तो 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा हो तो लाइट रे यहाँ पर आती है ऐसे, है ना। आफ्टर ये जो है इसमें यहाँ पर आने के बाद ऐसे ऐसे डाइवर्ज हो जाती हैं, और जो ये यहाँ पर आके पीछे जहां पे मिलती है दैट इज कॉल्ड फोकस। फोकस पर लाइट मिलती है, तो इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये सही है, देखो यहां से जो है वो डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है आपको। अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द एंड पासेस थ्रू द, नहीं ये इससे तो नहीं पास होगी, सेकंड प्रिंसिपल यहाँ आएगा, तो पासेस थ्रू 2f, नहीं ये भी कोई मतलब नहीं है, ये तो सभी को पता ही है, तो है ना कुछ नहीं। ए थिन वायर ऑफ लेंथ l एंड लीनियर मास डेंसिटी m इज बेंट इनटू, देखो अब लीनियर मास डेंसिटी m बोला है, हम मास डेंसिटी लेते हैं क्लास में लैम्डा। अब जैसे ही आप ये m और लैम्डा करोगे तो कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, कट होने का दिक्कत रहेगा, तो हम इसको अभी लैम्डा ही बोलते हैं, लास्ट में हम इसको m से रिप्लेस कर देंगे, नहीं तो हम गलती कर देंगे, क्योंकि हमारी जो डेरिवेशन है हमने अलग तरीके से अपने सोल्व कर रखे हैं, इस हिसाब से नहीं कर रखे, तो हमें इसके ट्रैप में नहीं फंसना है बेसिकली, ठीक है। विद सेंटर c, अब ये थिन वायर है तो सीधी सीधी बात है, इसका जो लेंथ है उसको हमने क्या कर दिया, सर्कुलर में बना दिया, तो l इज इक्वल टू 2πr बन गया। ये बात समझ में आनी चाहिए। हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो सबसे पहले इस एक्सिस पर कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² होता है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स हैं, तो ये आ जाएगा mr²/2, यहाँ पर आता है mr²/2। अब हम r बाद में निकाल लेंगे l/2π के हिसाब से, है ना। mr²/2 हो गया। ये मास जो हमारा मास है, मास हमने मास लिया है, ये लैम्डा रखा है, ठीक है, स्मॉल m इज लैम्डा, तो हम लैम्डा ही रखेंगे, बाद में लैम्डा को m से रिप्लेस कर देंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये आंसर जो आएगा I/y', ये आएगा mr²/2 ICM के राउंड प्लस md², d कितना है, d r के बराबर है, तो mr², तो ये आ गया तुम्हारा 3/2 mr²। मास अपॉन लेंथ, है ना, मास अपॉन लेंथ क्या होता है, मास अपॉन लेंथ लैम्डा होता है, तो मास जो है वो लैम्डा l के बराबर आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लीनियर बोला है तो लीनियर तो लेंथ l ही लेंगे हम, l को जो है वो 2πr में बाद में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहां से जो है 3/2 इंटू लैम्डा l इंटू, अब लैम्डा को लास्ट में m से रिप्लेस कर देंगे, r² कितना हो जाएगा, l² अपॉन 4π², तो यहाँ से अब लैम्डा को जब हम m रखते हैं और तो ये आ जाता है 3/8 π² ml3, तो 3/8 π² ml3, 3/8 π² ml3, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि लैम्डा और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है पेपर के अंदर, बट जो कंफ्यूजन अवॉइड करता है वही टॉपर भी बनता है। ईच साइड ऑफ ए मेटेलिक क्यूब ऑफ द मास इतना kg इज टू बी मेजर्ड इतना, कीपिंग द सिग्निफिकेंट व्यू फिगर्स इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अब वॉल्यूम ये क्यूबिक दे रखा है, तो 5.580 अपॉन 9 इंटू 9 और ये आपका आएगा 10⁻⁻2 ऐसे करके, तो हम इसको छोड़ देते हैं ना, इसमें जो आएगा वो 10⁻³ ही रख देते हैं, क्योंकि ये केजी है और इसका जो है केजी पर मीटर क्यूबिक में चेंज करेंगे तो इतना ही आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक से क्यूबिक में। मेनली हमें ये देखना है इसमें, तो ये पूछा है, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो ये कैलकुलेशंस दे रखे हैं 7.654 7.654, तो हमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें बोला है इसकी सिग्निफिकेंट वो बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, है ना, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर हम इसको देखें तो हम अराउंड ये इतना ही आएगा 7.654। तो देखो सिग्निफिकेंट का मतलब 6 से आगे 54 है, तो ये अगला वैल्यू आएगा 7.67, ठीक है। तो आपका आंसर 7 ये इससे आगे आ रहा है, तो ये आएगा आपका 7.7, है ना, 6 के आगे ना, तो 7.7 लेना पड़ेगा, आंसर इज 7.7।
तो ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा इसमें जो है ना ट्रिक लगानी होती है कहीं। अब हम 22nd क्वेश्चन को देखते हैं। तो 22nd क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 22nd क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिया हुआ है फॉर ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव, ये वेव दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखो XY सेंटीमीटर में है और ये मीटर में दे रखा है। तो हमें सबसे पहले ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, डायमेंशंस को ध्यान दें। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, y इक्वल टू यह क्या आ जाएगा 2 cos, इसको लिखना शुरू करते हैं 20 पाई टी माइनस का 0.0080 इंटू 2 पाई एक्स प्लस का 0.35 इंटू 2 पाई, ये हमारा हो गया है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले बोला है कि इसमें फेज डिफरेंस पूछा है बिटवीन द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द 2 पॉइंट्स, मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट जो है ना ऑसिलेशन कर रहे हैं, कोस के अंदर इक्वेशन है तो ये इस तरह का मान लो कुछ बनेगा। अब पहला पॉइंट यहाँ पर है, वो ऐसे ऑसिलेशन कर रहा होगा और सपोज करो दूसरा पॉइंट यहाँ ऑसिलेशन कर रहा होगा। टाइम हमें बोला है सेम टाइम एक तरह से, क्योंकि टाइम के बारे में कुछ बोला नहीं है, हमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द 2 पॉइंट्स, मतलब ये दोनों पॉइंट जो है ना सेम टाइम पर ऑसिलेशन कर रहे होंगे। इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस दे रखा है 0.5 मीटर। तो हमें यहाँ पर बहुत ही केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। y इक्वल टू हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्या होती है ओमेगा टी माइनस का kx प्लस डेल्टा, डेल्टा इनिशियल फेज डिफरेंस होता है। अब हमें फेज डिफरेंस पूछा है, इनिशियल फेज इज डेल्टा, फेज डिफरेंस पूछा है बिटवीन द 2 पार्टिकल्स, एक x1 पे है एक x2 पे है। तो सबसे पहले इसकी यूनिट क्या होगी जी, ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई मतलब रेडियन अपॉन में लैम्डा। अब देखो XY सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे रेडियन पर सेंटीमीटर होगा, ठीक है इसका यूनिट, और ये हमें दे रखा है मीटर में। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं जरा। सबसे पहले हमें बोला है फेज डिफरेंस, तो व्हाट इज फेज, तो यहां से हमें पता चलता है फेज ये होता है जी फाई इक्वल टू, ये पूरा जो है ये कंप्लीट इसको हम फेज बोलते हैं, है ना, फेज इनिशियल फेज एंगल या फेज बोलते हैं इसको, जिस फेज में पार्टिकल्स रोटेट करेंगे। तो फेज हमारा ये है 20 पाई टी माइनस का 0.0080 इंटू 2 पाई एक्स प्लस का 0.35 इंटू 2 पाई। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें फेज डिफरेंस पूछा है और पाथ डिफरेंस हमें दे रखा है दोनों के बीच। तो फेज डिफरेंस हम निकाल देते हैं डी फाई या डेल्टा फाई, हाँ डेल्टा फाई निकाल देते हैं। तो डेल्टा फाई थोड़ा अच्छा से कर देते हैं इसको, ये गंदा सा हो गया। तो डेल्टा फाई निकालते हैं हम, डेल्टा फाई कितना आएगा, हमें बोला टाइम तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया, सिर्फ ये बचा 0.0080 इंटू 2 पाई, और ये डेल्टा एक्स बचा और ये भी 0 हो गया, है ना। डेल्टा एक्स हमें दे रखा है 0.5 मीटर। तो मुझे देखो अब ध्यान से देखना होगा, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये के का वैल्यू कितना है, यहाँ पे के का वैल्यू है एक्स के साथ में के का वैल्यू है 0.0080 इंटू 2 पाई, और ये माइनस का ये के का वैल्यू है। तो इसका के का यूनिट किस में होगा, रेडियन पर सेंटीमीटर के अंदर होगा। तो ये जो है ये आपका है रेडियन पर सेंटीमीटर के अंदर है के का वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास में डेल्टा फाई आएगा, तो डेल्टा फाई के लिए लिखते हैं हम इसको माइनस का 0.0080 इंटू 2 पाई, और ये इसका जो यूनिट था रेडियन पर सेंटीमीटर था, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे सेंटीमीटर नीचे है 10⁻⁻2 का यहाँ पे रखना पड़ेगा। और डेल्टा एक्स कितना हो गया आपका 0.5 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है देखो पाई में तो दे ही रखे हैं, तो हमें सीधा सीधा बस मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करना है। तो ये ऊपर आके 100 हो जाएगा, 100 का मतलब ये आ गया 0.80, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 पॉइंट आगे घिसक जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया इंटू ये आ गया आपका 0.1 और पाई आ गया, ठीक। इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ से हम 0 कर दें नीचे और यहाँ से हम 10 कर दें, तो यहाँ से दिख जाएगा हमारे पास में 0 से 0 कैंसिल हो गया 0.08 पाई। तो 0.08 पाई ये आपका आंसर बन गया रेडियंस के अंदर। तो बस हमें क्या है कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी होती है। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, बट फिर भी हमें बहुत ध्यान रख के पेपर करना होगा।
कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट मान लेते हैं हम, वो जो था पीछे वाला वो डिफिकल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म एबीसी एज शोन इन द फिगर। द रिफ्रेक्टेड रे इज पैरेलल टू इट्स बेस एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई इज इतना। तो देखो जब ये इसके पैरेलल टू द बेस है तो ये आई डैश भी कितना आएगा आपका 50 डिग्री ही आएगा। ये हमने प्रिज्म के अंदर पढ़ा हुआ है, ये 50 डिग्री है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, आई प्लस आई डैश माइनस है। ये हमने क्लासेस में बहुत आराम से अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया हुआ है। आई कितना हो गया 50, आई डैश भी 50 और ए एंगल ये आ गया 60, तो ये आपका आ गया 40 डिग्री आंसर। 40 डिग्री ये रहा, ठीक है, आसान, वेरी इजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द सर्किट शोन इन द फिगर अपीयरिंग द डायोड डी विल बी फॉर्म। तो देखो ये आपका पहले अगर मान लो ये साइकिल जाता है तो एक बार तो रिवर्स बाइस की तरह बिहेव करेगा, एक बार ये फॉरवर्ड बाइस की तरह बिहेव करेगा। जब ये फॉरवर्ड बाइस की तरह बिहेव करेगा तब इससे करंट पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट है लोड पे वो कैसा आएगा, आउटपुट आएगा सिंगल, आएगा आउटपुट सिंगल वेव रेक्टिफायर आएगा। तो यहां पर देखो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि रिवर्स बाइस में रहेगा तो आउटपुट मिलेगा ही नहीं, एक बार रिवर्स एक बार फॉरवर्ड बाइस में। ये भी ऐसा बता रहा है कि दोनों बार इस तरह का, और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिंगल आउटपुट जो है वेव का आउटपुट यही बनता है इसके अंदर। जब ये फॉरवर्ड बाइस की तरह बिहेव करेगा तभी आउटपुट मिलेगा, दैट इज दिस वन। ठीक, वेरी इजी अगेन। क्वेश्चन नंबर 25। फॉर ए काइनेटिक सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड टी द वेरिएशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। तो देखिए बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी हम क्या लेते हैं, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। स्क्वायर का ग्राफ है तो नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, और इसमें अगर फ्रीक्वेंसी होती है तो डबल होती है। देखो ये नेगेटिव में जा रहा है, पॉसिबल नहीं है। ये नेगेटिव में, हाँ सॉरी 1 मिनट, ये गलती से हमसे क्रॉस लग गया। ठीक है, यहां पर देखिए ये नीचे जा रहा है आधा, ये भी पॉसिबल नहीं है। फ्रीक्वेंसी इसमें डबल होनी चाहिए, ये तो काम का ही नहीं है। ये बनेगा क्योंकि जब भी स्क्वायर आता है तो ग्राफ नेगेटिव में नहीं जाता, एक ही साइकिल में चलता है। तो साइन का ग्राफ वैसे देखें तो ऐसा होता है, और जब स्क्वायर कर देंगे तो ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल बी फॉर्म्ड। तो आंसर आ गया थर्ड। ये हमने कई बार नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। जब भी हम ये पढ़ते हैं ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल पेंडुलम, तो हम ये नोट्स में बनाते ही बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ और ये सब। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक बैटरी दे रखी है जो 12 वोल्ट की है ना, और किससे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस है इसमें, इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 2 ओम दे रखा है। और ये बोला है कि इसके अंदर करंट जो इस सर्किट में है वो ये ए बी, इनके बीच का हमें वोल्टेज पूछा, टर्मिनल वोल्टेज। करंट ये इसके अंदर ये फ्लो हो रहा है 0.6 एम्पियर। तो हमें बोला है, क्या बोला है जी, वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज बताओ, मतलब वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी बताना है। तो ये किरचॉफ लॉ में हम क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, बहुत ही आसान और सबसे पहले ही बताया जाता है इवन ये। तो कितना हो जाएगा, इनिशियल साइन ऑफ द बैटरी 12 लेंगे और इसमें से माइनस करेंगे आई इंटू आर, है ना। ये क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई माइनस आई आर होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 12 माइनस का 1.2 दैट इज 10.8 वोल्ट, 10.8 वोल्ट। ठीक, एलिमेंट्री क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज ए मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी। हमें बोला है कि अमाउंट ऑफ द वर्क डन। तो पहले हम देख लेते हैं, ये अर्थ है ना। अर्थ के ऊपर पहले ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो उसकी इनिशियल एनर्जी ui होगी, फिर फाइनली उसको यहाँ पहुंचा दिया, ये r है, तो यहाँ सेंटर से रेडियस r है, ये फाइनल एनर्जी uf हो गई। वर्क डन क्या होता है जी, वर्क डन होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। एनर्जी किसके बराबर होती है, माइनस का gmm अपॉन r। अगर ये है तो ये मास m था, तो इनिशियल एनर्जी उसकी कितनी आ गई, वर्क डन निकालेंगे हम तो फाइनल एनर्जी आ गई, टोटल डिस्टेंस हो गया 2m, तो माइनस का m अपॉन 2r, माइनस माइनस प्लस gmm अपॉन r, क्योंकि इनिशियली डिस्टेंस r है, फाइनल डिस्टेंस 2r हो गया। तो यहां से हम देखते हैं
तो ये आ गया आपका माइनस जी एम एम अपॉन 2r आ गया, है ना। अब जी एम अपॉन 2r हमें पता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी होता है, तो जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर हो गया। यहां पर हम पुट करेंगे तो इसमें मैग्नीट्यूड तो बोला नहीं, इसलिए नेगेटिव नहीं भी लगाएंगे, तो ये आ जाएगा जी आर स्क्वायर इंटू एम अपॉन 2r। तो कितना आ गया है एम जी आर बाय 2। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें आ गया एम जी आर बाय 2। आसान है, अगेन एक एलिमेंट्री क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। An electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 watt. If the system performs work at the rate of 75 joule per second, then the rate of at which the internal energy will be। देखो ये सीधा सीधा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। क्या होता है, dq इक्वल टू du प्लस dw। अब हमें बोला है पावर, है ना, रेटेड पावर है, तो ये dq बाई dt कर देते हैं हम, ये du बाई dt हो गया और ये dw बाई dt हो गया। तो वर्क दे रखा है हमें जूल पर सेकंड, ये दे रखा है, और आपका बोला है एन इलेक्ट्रिक हीट इतनी है, तो हीट का आ गया 100। हमें बोला है इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज, तो इंटरनल एनर्जी में du बाई dt हो गया, प्लस आपका ये आ गया 75 जूल। इसको गलती से ओवरराइट हो जाता है कई बार, हाँ 75। ये क्लियर है। तो हमारे पास du बाई dt कितना आ गया, du बाई dt चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज 25 वाट आ गई, है ना। 25 ऑप्शन ये रहा, ठीक। अगेन ए एलिमेंट्री क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रूम हीटर इज रेटेड, देखो ये रेटेड पावर है, ठीक है। इफ द सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाइड है 200 वोल्टेज, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। तो देखो इसका रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, है ना, अंडर द गिवन कंडीशन। तो पावर जो होती है वो होती है वी स्क्वायर बाय आर, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक। और ये पावर आपका दे रखा है। तो अब हमें बोला है पावर रेटेड, तो पावर रेटेड जब निकालेंगे हम तो वोल्टेज भी हम रेटेड लगाएंगे, ठीक है। पावर कंज्यूम्ड लगाएंगे तो वोल्टेज भी हम कंज्यूम्ड लगाएंगे, अपॉन आर होगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रेटेड और मुझे क्या चाहिए है पावर कंज्यूम्ड, तो मैं क्या करूंगा, यहां से पावर कंज्यूम्ड डिवाइड कर दूंगा अपॉन पावर रेटेड, दैट इज इक्वल टू डिवाइड करने पर वोल्टेज कंज्यूम्ड अपॉन वोल्टेज रेटेड स्क्वायर, है ना। अब यहां पर जो है पावर कंज्यूम्ड निकालना है मुझे, तो पावर कंज्यूम्ड आ जाएगा पावर रेटेड। पावर रेटेड कितना है, 400 वाट इज रेटेड पावर, ठीक है। वोल्टेज कंज्यूम्ड कितना है मेरा, वोल्टेज कंज्यूम्ड है 200 और ये है 220 वोल्टेज रेटेड, तो ये आ गया 400, कैंसिल हो गया, 11 आ गया, 10 आ गया, तो ये आ गया 100 बाय 121। तो देखो सीधी बात है, ये 400 से कम आएगा, है ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा कम हो गए। इसको सोल्व करोगे तो 331 वाट ये आ जाएगा आराम से। हमें देखो 100 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये 400 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये 331 वाट आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन था, व्हेन ए रूलर फॉल्स फ्रॉम वर्टिकली, देखो कोई रूलर है, जैसे ये पेन है, ऊपर गया, फेंका किसी ने ऐसे, ये नीचे आया, है ना। अब क्या बोला गया है, 5 लोग हैं जिनको अलग अलग टाइम लगता है इसको कैच करने में। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूलर फॉर ईच पर्सन। तो इसका मतलब क्या है, हर आदमी का रिएक्शन टाइम अलग है। कोई आदमी तो ऐसे लपक के पकड़ लेगा, है ना, किसी को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा। तो यहाँ पर जो है, अगर मान लो रूलर यहाँ से फेंका गया और नीचे की तरफ आया, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है कोई आदमी यहाँ पर इसको कैच कर रहा है अपने हैंड से, तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी, ये डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है अलग अलग होगी। वो किस पे डिपेंड करेगी, हाफ जी टी स्क्वायर पे, मतलब डी, ये जो जी कांस्टेंट है टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जिसका सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम, उसके लिए डिस्टेंस सबसे ज्यादा, सीधा सीधा रूल है। तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, इसमें बोला है, हाँ सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, किसको लगेगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसको लगेगी,
बी को, क्योंकि बी का रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा है। उसके बाद में ई को, ई के बाद में देखो 0.21, 0.22, 0.20, फिर ए का आएगा, उसके बाद में डी का आएगा, और फिर सी को सबसे कम टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी या डिस्टेंस कंज्यूम होगी। तो यहाँ पर जो है BEADC, BEADC, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान ही आ रहे हैं ना सारे। कंसिडर टू अनचार्ज्ड कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 200 पिकोफेराड। दो अनचार्ज्ड कैपेसिटर हैं 200 पिकोफेराड के। वन ऑफ देम इज चार्ज्ड बाय ए 100 वोल्ट सप्लाई एंड डिसकनेक्टेड। पहले उसको चार्ज किया गया कैपेसिटर को। नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर, दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया गया। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी लॉस्ट होगी? तो देखो सबसे पहले इस कंडीशन में जब कैपेसिटर को चार्ज किया गया होगा एक बैटरी के से, ये बैटरी से चार्ज करा गया, इसकी पावर है 200 कैपेसिटी पिकोफेराड। तो चार्ज किया गया तो इसकी एनर्जी यूआई, इनिशियल एनर्जी होगी हाफ CV स्क्वायर। तो मैं इसको C रख रहा हूं, V को बाद में रख देंगे, CV स्क्वायर हो गया है ना। इसके बाद बोला है हमने इसको डिस्चार्ज की, इसको क्या किया, अब डिस्कनेक्ट करके दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया जिसकी भी कैपेसिटी C थी। तो सीधी सीधी बात है, दोनों पर जो है इस पर एनर्जी, अब इस पर कितना बचेगा चार्ज, इस पर और इस पर, दोनों पर 100 वोल्ट सप्लाई है, तो यहां पर भी 50 वोल्ट हो जाएगा और 50 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल है, हमें पता है इस बात का, आइडेंटिकल है, 100 वोल्ट था, तो यहां पर V का वैल्यू हम 100 रख देंगे बाद में। तो अब 50 वोल्ट हो गया। तो फाइनल एनर्जी कितनी आ गई इनकी, हाफ C इंटू 50 का स्क्वायर प्लस हाफ C इंटू 50 का स्क्वायर। अब हमें बोला अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट, तो एनर्जी लॉस्ट कितनी आएगी, इनिशियल माइनस फाइनल, है ना। अब इनिशियल एनर्जी जो है हम इसमें रख देते हैं, देखो सीधा सीधा है, हाफ C तो कांस्टेंट आ गया, ठीक है। यहां से जो है V स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 स्क्वायर, ये हम निकाल देंगे, है ना। C का वैल्यू भी हम रख देंगे। तो कैलकुलेशन अगर हम देखें तो हाफ C का वैल्यू 200 पिकोफेराड है, पिको मतलब 10⁻⁻12, तो आपका 200 का रखने का मतलब हो जाएगा 100 पिकोफेराड मतलब 10⁻⁻12। ये यहां पर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, है ना, ये इसको हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा चलिए देखते हैं। 100 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 50 का स्क्वायर 2500 गुना 2 5000, है ना। तो बच गया आपके पास 5000 गुना 10⁻, ये दोनों कट के -10 आ गया, और 5 इंटू 10⁻⁻7 आ गया। तो अब हमें बोला है 5 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, 10 का डिवाइड कर दूं, 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ये आंसर आ गया। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट घबराने वाली बात नहीं थी इसमें कोई भी। नेक्स्ट आ जाता है सविता, 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, while conducting an experiment to determine the effective length of a simple pendulum L, notes down the data of the time taken। हाँ, तो देखो 30 ऑसिलेशन लगे, ये हम पेंडुलम में पढ़ते हैं, 30 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, 60 सेकेंड, तो 1 ऑसिलेशन में लगेगा 2 सेकेंड, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड आ गया इजीली। अब हमें बोला है लेंथ कैलकुलेट करनी है उसको, तो लेंथ के लिए फॉर्मूला लिख दे, टाइम पीरियड 2π√L/g होता है ना, पेंडुलम की लेंथ के लिए। तो 2 इक्वल टू 2π√L/g। अब जो है यहां से यहां कट गया, तो आपका आ गया 1 = π² L/g, तो L आ गया G/π²। अब हमें पता है G का वैल्यू तो जो है नियरली इक्वल टू π² होता है, ये हमें पता है, हमने पढ़ रखा है, ये 9 पॉइंट समथिंग, ये भी 9.8 समथिंग, तो इनको काटा तो ही 1 मीटर आ जाएगा। तो आंसर आ गया 1 मीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर, सही है, पीक वैल्यू 5 एम्पियर दे रखे, मतलब I0, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू रीच द पीक वैल्यू। देखो अगेन ये एक SHM का क्वेश्चन है,
करंट हमारा क्या होता है, I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी होता है, ये एसएचएम की इक्वेशन होती है। और एसएचएम में हमने देखा है कि आप अगर जीरो से पीक पर जा रहे हैं तो ये टाइम जीरो है तो ये T/4 होगा, मतलब टाइम पीरियड का क्वार्टर। इसके ऊपर हम पीक पे पहुंच जाते हैं। तो हमें बोला है वो टाइम निकालो जब आपका जीरो से इसमें, तो टोटल टाइम जो हमें पूछा रिक्वायर्ड दैट इज T/4, है ना। टी का मतलब अब 1/T क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो यहां पर जो है ये आएगा 1/4 न्यू के बराबर। अब न्यू कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो ये आ गया आपका 1/240 सेकेंड दे रखा है, 1/240 सेकेंड ये रहा। ठीक, आसान, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे। इन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड इफ इट रिड्यूसेज इन वन रीजन प्रोड्यूसेज ए डार्क फ्रिंज, इट इंक्रीजेज इन अनदर रीजन प्रोड्यूसिंग ए ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, सही बात है, नॉर्मल स्टेटमेंट है जो हम पढ़ते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इन सब में वही है। तो पहला है एज देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी दिस फिनोमिना आर कंसिस्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी होल्ड करता है, क्योंकि एक जगह डार्क बनेगा तो दूसरी जगह ब्राइट बनेगा, टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। दूसरा पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ओनली एग्जिबिटेड बाय लाइट वेव्स। ये बात गलत है, ओनली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साउंड वेव्स भी होती हैं, वो भी आपका डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करती हैं। तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ये रहा। ठीक है, अगेन थ्योरी से आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन विदाउट एनी ट्विस्टिंग। जो हमने थ्योरी पढ़ा रखी है या किसी ने भी पढ़ा रखी है उसी थ्योरी से क्वेश्चन है डायरेक्ट। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पढ़ाई में से सब कुछ आता है, वो सभी के पढ़ाई में से सब कुछ आ जाता है, क्योंकि सभी चीजें नॉर्मली बच्चे पढ़ ही लेते हैं। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ए बॉक्स ऑफ 15 kg इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ ए स्टेशनरी ट्रॉले। ठीक बात है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रॉले इज 0.12। ठीक, कीपिंग द बॉक्स इन द स्टेशनरी स्ट्रेट ओवर द ट्रॉले द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द ट्रॉले कैन बी मूव। तो देखो ये यहाँ पर ये ट्रॉले है, इस ट्रॉले के ऊपर, ये ट्रॉले के ऊपर आपका एक मास रखा हुआ है जिसका वेट 15 kg है। ठीक है, ये एम मास भी हम बोल सकते हैं। अब इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कितना है, मान लो ये ट्रॉले ऐसे चल रहा होगा, तो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रॉली इज 12 पॉइंट। तो मान लो ये आगे जाएगी, है ना, आगे जाएगी तो बॉक्स से इधर मूव करेगा तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि ट्रॉले आगे जा रही है तो बॉक्स को पीछे की तरफ मोशन आएगा, है ना। तो फ्रिक्शन आपको इसको रोकेगा इस तरह से, और फ्रिक्शन होता है न्यू एस इंटू एन। ठीक, और ये होता है न्यू एस इंटू एन। एन होता है इसमें नॉर्मल रिएक्शन, जो कि आपका ये एन ये होता है एम जी के इक्वल। तो ये आ गया आपका एम जी के इक्वल। अब हमें बोला है मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो ये जो है फोर्स जो है किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है, तो दैट इज न्यू एस एम जी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एम से एम कट गया, ए आ गया न्यू एस का वैल्यू रख देते हैं 0.2 खुशी खुशी, जी का वैल्यू भी बहुत खुशी खुशी 10 रख देते हैं, 1.2 आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी बहुत खुशी खुशी आंसर आ गया 1.2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इजी टफ ये सब जो है ना हर आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, कौन बच्चा कितना पढ़ के गया है, कितना उसको आता है, कितना प्रेशर वो पेपर में सहन कर पाता है, दैट डिपेंड्स ऑन इजी एंड टफ। तो इस चीज को जो है हमें छोड़ देना चाहिए कि इजी टफ को। मेरे अकॉर्डिंग मुझे इजी लग सकता है कोई क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंग मुझे टफ भी लग सकता है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल बॉब, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोला है, सम दोनों का सम दे रखा है आपको। द स्पीड ऑफ द सिंपल पेंडुलम बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अप्रोक्सीमेटली। तो देखो ये चीज हमने एसएचएम में पढ़ रखी है कि कोई भी अगर आपका क्या कहते हैं सिंपल पेंडुलम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो यहाँ पर इस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। जनरल रूल के अंदर जब हम इसको क्या कहते हैं रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम लेंगे, पोटेंशियल को हम 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल की टोटल एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक में चेंज हो जाएगी, दैट इज हाफ mv²। अब ये जो है टोटल अब इस टाइम पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी, तो दैट इज 0.02 इज इक्वल टू हाफ m जो है हम इसका रख देते हैं 20 ग्राम, 20 इंटू 10⁻³ इंटू v²।
तो 2 ये कट गया, 10⁻⁻² हो गया, तो v² इज इक्वल टू 0.02 इंटू नीचे चला गया 10⁻², तो 10⁻², मतलब 2 v² इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू √2, मतलब v इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। ठीक है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा करना नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे था। 37th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 स्टेटमेंट आर गिवन, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, नहीं, रेडियस होता है r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3, ये गलत है। द वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल, हाँ ये सही है, क्योंकि वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, तब वो a के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। द डिफरेंस इन द मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस, नहीं ये गलत बात है। डिफरेंस ये तो साफ साफ है, मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, दैट इज नॉट मास डिफेक्ट। द डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स, हाँ ये सही है कि सबसे पहले हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड करेंगे और न्यूक्लियस के मास को माइनस करेंगे, तो दैट इज मास डिफेक्ट। तो ये सही था। आपके 2 ऑप्शन सही हैं, ए एंड डी, ए एंड डी आर करेक्ट। कहाँ पे ए एंड डी आर ट्रू, बिल्कुल हो गया, बहुत आराम से हो गया। थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो थ्योरी के एलिमेंट्री क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस पेपर में स्कोर ज्यादा जाने की संभावना है, जो हमें लगता है काफी स्कोर जाएगा। द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम इन 10 सेकेंड्स। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, तो सीधा बात है, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हमने पढ़ रखा है, u+v/2 होता है, हम इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि आपको ये निकालना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आप इसको थीटा भी लिख सकते हो, है ना। टाइम आ गया आपका 10 सेकेंड, u और v जो है आरपीएम में दे रखे हैं, तो 600 + 1200 अपॉन 2, ये आ गया आपका 900, ठीक है। तो θ/t हमें बोला नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड, तो θ/t आपका 900 आ गया, तो ये आ गया 900, ठीक है। एक लाइन में आंसर आ रहा है, एक एक लाइन में आप देख रहे हो आंसर आ रहे हैं। इसको आप उससे कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे हम आसानी से इसको कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज करके कर लिया आराम से। ए सबमरीन इज डिजाइन्ड टू विदस्टैंड विद एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 atm, मतलब एक सबमरीन है जो पानी के अंदर है, और पानी के अंदर वो हाउ डीप बिलो इट कैन गो बिफोर द वाटर सरफेस, बिलो द वाटर सरफेस कितना जा पाएगी। तो देखो वो 100 है, तो प्रेशर पानी में क्या होता है, P0 सरफेस पे होता है प्लस H ρg ये होता है। ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। प्रेशर कितना वो कंज्यूम कर सकता है, 100 atm। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, तो 10⁵ कर देंगे, इसमें भी 10⁵ कर देंगे। इसको हम किस में कर रहे हैं, एटीएम से पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसा यूनिट में, तो एटीएम से हमने पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। प्लस एच, हमें बोला है एच कितना होगा, हमें एच के बारे में नहीं पता। रो डेंसिटी ऑफ द वाटर जो है देखो 1000 दे रखी है, और जी जो है वो हमें पता है 10 दे रखा है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। ये आ गया 99 इंटू 10⁵ अपॉन में 10,000, 1 2 3 4 एच, तो ये यहां से कट गया, ये आपका 10 बचेगा ऊपर, तो 990 मीटर आ गया एच। डी ऑप्शन करेक्ट है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगला, अरे ये तो और भी आसान है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही आया है। माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, या एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट दिया हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कैसे बनता है। हाँ जी, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्या होती हैं, ये होती हैं फोर्थ। विजिबल रे, विजिबल लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एमिट, ये विजिबल आता है, होती है ना लाइमन बाल्मर गामा पास्चन सीरीज, उनके अंदर से आता है। उसके बाद इंफ्रा गामा रेज, गामा रेज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के कारण बनती है, रेडियो एक्टिव डिके के कारण, और इंफ्रारेड किसके कारण बनती है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कारण इंफ्रारेड। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, तो ये कैंसिल हो गए, ए का 4 बी का 1। अब सी का देख लेते हैं 2, सी का 2 और डी का 3। ये ऑप्शन क्लियर है, ये गलत है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, अगेन डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, अब इसको भी देख लेते हैं।
इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, ये तो एकदम सही बात है। कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं, उसकी सरफेस पे रहती है चार्जेस, चार्जेस सरफेस पे रहते हैं, अंदर जीरो रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये बात गलत है, ऐसा थोड़ी होता है कोई। द इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्स्ट्रा चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, ये तो सब पता है कि भाई अंदर चार्ज नहीं रह सकता। एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी, ये भी बिल्कुल सही है, नॉर्मल होती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो, नहीं 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 नहीं, अंदर के क्यू बाई आर भी होता है ना, हमने पढ़ रखा है, ये तो सब बातें पढ़ रखी है। तो ए सी डी आर करेक्ट, ए सी डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए सी डी ओनली, देखिए ए सी डी ओनली है, ठीक। अगेन डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है जो क्लास में हमने नोट्स के अंदर करा रखा है, उसी थ्योरी से क्वेश्चन है। 42 फॉर ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट डज नॉट गिव राइज टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है जी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ऊपर अगर फोटोन इंसिडेंट होगा तो एमिट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, वर्क फंक्शन ये दे रखा है, ठीक। तो हमारे पास में जो है वो वर्क फंक्शन कितना आ गया, ये एच सी बाई लैम्डा, हम ये दे देते हैं, ये हमारे पास 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नैनोमीटर वगैरह में दे रखा है, तो हम देख लेंगे, चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये हमारे पास लैम्डा जो होती है वो हमें पता है, लैम्डा कितना होता है 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, और ये होता है एनर्जी के इक्वल, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी इससे आंसर, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, लैम्डा नैनोमीटर में आता है, ये हमने इसी से डिराइव किया हुआ है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, हमें इसके डाटा की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ये आ गया 6.6 इक्वल टू लैम्डा नैनोमीटर में, तो यहां से लैम्डा नैनोमीटर में आएगा, वो देख लेते हैं। तो ये देखोगे तो आप कितना आ जाएगा, 6.6 का डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट हटाओ, 10, 5, 33 और 33 चौके 4 तिये 12 का 2, हासिल 4 तिये 12 और 13, 33 तिये समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, तो अराउंड ये 178 190 इस तरह का आएगा, मतलब ये 200 नैनोमीटर आएगा। ये आ नहीं सकता, ये तो बहुत कम है, और कैलकुलेशन से करेंगे तो 3.9 3.8 के अराउंड बैठेगा, तो दैट इज 193 194, तो 200 नैनोमीटर हमें चाहिए ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन द एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन केस इज अप्रोक्सीमेटली, अगेन आसान सा क्वेश्चन है। इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये तो हमें पता है ऑलरेडी, ऐसा होता है, हम जानते हैं इसको। द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन, तो हमें पता है रेडियस का मतलब क्या होता है 0.53 n²/z। अब हाइड्रोजन है तो Z1 होगा, और ये किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है ना, इंटू n²। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू 2 मतलब 4, ठीक। अब आपका ये आ गया एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, तो यहाँ से आ गया 4 तिये 12, हासिल 1, 5 दूनी 10, 21, और ये 2 के बाद पॉइंट ये, अब ये 10⁻⁻10 मीटर में है, बिल्कुल है यहाँ पर, ये राजी हो गया, बहुत आसानी से इसको भी हमने निकाल लिया, कुछ भी नहीं करना है, डाटा टाइम वेस्ट करने के लिए और मूर्ख बनाने के लिए बेसिकली, है ना, तो हमें मूर्ख नहीं बनना है। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो व्हेन द फॉरवर्ड बायस, क्योंकि देखो ऐसा क्या होता है जब हम ये कहानी पढ़ने लग जाते हैं ना, तो हमें दिक्कत होने लग जाती है, हमने अपनी थ्योरी पढ़ रखी है तो हम उससे करें ना। व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेज अबव ए सर्टेन थ्रेशोल्ड द डायोड करंट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली, बिल्कुल सही है, हमने देखा हुआ है कि फॉरवर्ड बायस में पहले यहाँ तक कोई करंट नहीं बढ़ता, इस पॉइंट तक, उसके बाद में अचानक से करंट बढ़ने लग जाता है ना, IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हमने देखा हुआ, तो ये सही है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स, नहीं रिवर्स सैचुरेशन करंट तो उसमें आता है रिवर्स बायसिंग में, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स।
A is true, B is false. ठीक, अगेन ए वेरी वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन। लास्ट है, ए फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो 2:1। इनके मासेस का रेशियो दे रखा है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, देखो सबसे पहले कुछ प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 27 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो देखो VRMS क्या होती है, ये तो हमें पता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम, √3RT अपॉन m0। अब m0 क्या होता है, मोलर मास होता है ना, हमें मूर्ख नहीं बनना है, मोलर मास होता है। यहाँ पे मास दे रखे हैं, कोई मतलब नहीं है। और हमें देखो मोलर मास दे भी रखा है, आर्गन का इतना है और क्लोरीन का इतना है। हमें बोला RMS वेलोसिटी, तो VRMS ऑफ आर्गन टेम्परेचर कांस्टेंट है अपॉन VRMS ऑफ क्लोरीन, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो ये तो सब कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा, यहां पर m0 है तो m ऑफ आर्गन, और यहां पर मास, मोलर मास ऑफ किसका आ जाएगा, आपका क्लोरीन का आ जाएगा। तो यहां पे क्लोरीन का कितना दे रखा है 70 और इसका दे रखा है 40, तो √7/2, √7/2, ठीक। 45 क्वेश्चन हो गए। ये आपका फिजिक्स का कंप्लीट पेपर का डिस्कशन था, जो हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको धीरे धीरे करके समझाया है। आप इसको देखें, इसका फायदा उठाएं, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट अस without any hesitation. Our numbers are given there and everything is there in the video, so you can save it for the future purpose and enjoy your studies. Thank you.